डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों काफी कम समय रह गया आपके बोर्ड एग्जाम का। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिनों में आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेके आए आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला बायोलॉजी का, उसी से रिलेटेड दोस्तों मोस्ट पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये दोस्तों 2022 के लिए जो मॉडल पेपर जारी होता है उसी का दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग क्या करेंगे, प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे और एक एक प्रश्न का दोस्तों सही सही आंसर देने का कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं बने प्लीज उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद जो हम लोग करेंगे उसको आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न को करेंगे ये एग्जाम में दोस्तों आपके पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो कि बार बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप लोग को यूं समझना है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके सामने है और आप जो है फटाफट सभी का टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। और आपको जो है आंसर जो है वो फटाफट कमेंट सेक्शन में देना है। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है टोटल आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 70 में से आपको 35 का ही जवाब देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टोटल 70 करेंगे और आपको टारगेट लेके चलना है कि कम से कम आपका 65 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप लोग जवाब देंगे कि ऋतुस्राव चक्र जो है वो किसमें होता है, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में या फिर इनमें से सभी में। इसके राइट आंसर बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों वो है इनमें से सभी में। 2021 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है। तो ऋतुस्राव जो है दोस्तों, ऋतुस्राव चक्र जो है वो इनमें से सभी में होता है, यानी कि मनुष्य में भी, बंदर में भी और चिंपैंजी में भी। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज एक लाइक कर देंगे और जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि वो भी जो है इस क्लास का लुत्फ उठा पाए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा में, पैरामीशियम में या फिर ए और बी, यानी कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन देखिए 2021 में दोस्तों आपका पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है अमीबा में भी और पैरामीशियम में भी, ठीक है। ये जो द्विखंडन है वो आपके अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामीशियम में, यानी कि आपके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके स्क्रीन के सामने। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डीएनए अणु में जो है साइटोसिन कितना प्रतिशत है, 18%। तो आप लोग बताएंगे जो एडेनिन का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा, 64, 36, 85, 32। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है 32। कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत होगा, 32% होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो विडाल परीक्षण है वो किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, मलेरिया की पुष्टि के लिए, टाइफाइड की पुष्टि के लिए, एड्स की पुष्टि के लिए या फिर कैंसर की। 4 की दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों वो है टाइफाइड की पुष्टि के लिए, ठीक है। ये जो विडाल परीक्षण किया जाता है दोस्तों वो टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। एचआईवी जो है दोस्तों वो किसके लिए, किस कोशिका पर आक्रमण करता है, अटैक करता है। इसके आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे वो है टी हेल्पर कोशिका, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो एचआईवी वायरस है वो दोस्तों किस कोशिका पर, टी हेल्पर कोशिका पर जो है आक्रमण करता है, यानी कि अटैक करता है। बिल्कुल 5 के आपके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। फटाफट आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया जो है होती है उन्हें कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं। एलर्जन कहते हैं, टीका कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं या फिर एंटीजन कहते हैं। तो जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया, अब आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि प्रतिरक्षा अनुक्रिया वो किसमें होती है। बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है एंटीजन। ऑप्शन आपके 6 का डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन सा है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं, बहुत बीबीआई क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एलर्जी के कारण निकलने वाला जो रसायन है वो कौन सा है, हिस्टामिन है, सीरोटोनिन है या फिर ए और बी दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। 7 की दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे वो है हिस्टामिन और सीरोटीन, यानी कि आपके ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों एलर्जी के कारण जो निकलने वाला रसायन है वो आपके हिस्टामिन भी है और सीरोटोनिन भी है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। निस्तकांड या फिर एंटीपोडल्स या फिर आपका सहायक कोशिका या फिर द्वितीयक केंद्रक। 8 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे वो है द्वितीयक केंद्रक, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है यानी कि द्वितीयक केंद्रक जो है वो नर युग्मक से संयोजन करके क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भ्रूणपोष कौन कौन संयोजन करके बनाता है तो दोस्तों वो जो है द्वितीयक केंद्रक और नर युग्मक संयोजन करके बनाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है।
इस घटना को क्या कहते हैं? हमने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीन जोड़ा जो है वो दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को, इफेक्ट को दबा देता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, या फिर कोई नहीं। 9 की दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत खूब। इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है एपिस्टेसिस। ऑप्शन आपके ए जो है राइट आंसर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो एक जीन जो कि दूसरे जीन को प्रभाव को दबा देता है, उस घटना को हम लोग कहते हैं, उस इंसिडेंट को कहते हैं एपिस्टेसिस। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बदलता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले जो 3 क्षारकों का क्रम जो कि संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिक कहते हैं, नॉनसेन कोडोन कहते हैं, एंटी कोडोन कहते हैं, समापन कोडोन कहते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल दोस्तों 10 के जो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपके एंटी कोडोन। ऑप्शन आपके सी 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो कि आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है उसका समूह क्या है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो कि आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है उसका समूह क्या है? प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, विषाणु है, या फिर हेलमिंथ है? 11 के दोस्तों यहाँ पर आपके राइट आंसर जाएंगे, बहुत गजब। इसके राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? हेलमिंथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो कि आदमी में फाइलेरिया रोग जो पैदा करता है, जो जन्म करता है फाइलेरिया रोग का, वो दोस्तों किसके कारण होता है, फिर किसका समूह होता है? वो समूह क्या है? वो है दोस्तों हेलमिंथ। 11 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार जम करके आप लोग शेयर कर देंगे दोस्तों, ताकि आप लोग के जो दोस्त है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए, वो भी जो है क्लास का मजा ले पाए। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अधिक अल्कोहल लेंगे तो शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? फेफड़ा, यकृत, स्प्लीन, अमाशय? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल इसके आपके राइट आंसर आएंगे वो है यकृत। जी हाँ, तो ज्यादा अल्कोहल लेने से शरीर का जो यकृत वाला भाग है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा बर्बाद होता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। आपको पता है मेंडल ने नियम दिया है, तो उसका एक अपवाद क्या है? प्रभाविता, युग्म की शुद्धता, या फिर सहलग्नता, या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन? 13 के दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत खूब। इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है सहलग्नता। ऑप्शन आपके सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेंडल के नियम का जो एक अपवाद है वो है दोस्तों सहलग्नता। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है? हमने आपको ये क्वेश्चन कल भी करवाया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है। ध्यान रखना, ये प्रश्न आपको हर बार लगभग पूछा जाता है। इसके आपके राइट आंसर आएंगे दोस्तों वो है आपके सिफिलिस। ऑप्शन आपके डी जो है राइट आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों यौन संचालित रोग है, कौन? सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? यौन संचालित रोग, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, एकिडना है। एकिडना क्या है? योजक कड़ी है, अवशेषी अंग है, विलुप्त कड़ी है, इनमें से कोई नहीं है। और आपका जो टाइफाइड बीमारी है उसके पीछे दोस्तों बहुत सारा कारण है, ठीक है। ये जो है मतलब कि पानी या भोजन को, मतलब कि जो पानी और भोजन होते हैं वहीं पे जो बैक्टीरिया फैलता है उसी के कारण ये जो है टाइफाइड बीमारी होती है। तो आप लोग बताएंगे कि मलेरिया जो वो कौन से बीमारी यानी कि कौन से रोग के, कौन से वायरस के कारण होता है? देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बार बार पूछता हूं कि मलेरिया जो है वो कौन से वायरस के कारण होता है। दोस्तों जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको जो राइट आंसर लगाना है वो है मलेरिया प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवियों से फैलता है, ठीक है। किससे? मलेरिया प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवियों से फैलता है, ये जो मलेरिया बीमारी है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, एकिडना है। एकिडना क्या है? तो इस तरह के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। एकिडना क्या है दोस्तों? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है योजक कड़ी। ऑप्शन आपके 15 का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, डोडो है। देखिए हम आपको ये करवाए हैं। डोडो क्या है? विलुप्त प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है, आपतिग्रस्त प्रजाति है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 16 के दोस्तों आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत खूब। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? विलुप्त प्रजाति, ठीक है। तो डोडो जो है वो विलुप्त प्रजाति है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें से सभी? तो फटाफट आप लोग जवाब देंगे कि निम्न में से कौन जो है वो है द्विगुणित संरचना। 17 की दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत खूब, वो है युग्मनज, ठीक है। तो युग्मनज क्या है दोस्तों? वो आपके द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? सिंघाड़ा, या फिर नागफड़ी, या फिर सीसम, या फिर एकेसिया? दोस्तों 18 के जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत खूब। इसके राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? वो है सिंघाड़ा, ठीक है। तो ये जो सिंघाड़ा है वो कौन सा पौधा है दोस्तों? ये जो है जलोद्भिद पौधा है। ध्यान रखिएगा, द्विगुणित संरचना के बारे में आपको पूछा जाए तो कौन है? वो है युग्मनज। अगर आपको पूछा जाए कि कौन पौधा जलोद्भिद है तो आपको लगाना नागफणी। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी सिंघाड़ा लगाना आपको, क्या? सिंघाड़ा। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 19, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृष्ण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में? तो दोस्तों ये जो सर्टोली कोशिकाएं
कोशिकाएं हैं वो कहां पर पाई जाती है। हमने आपको ये भी क्वेश्चन कई बार करवाया है। जी हाँ, 19 के आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपके वृष्ण में। ठीक है, तो ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं वो वृष्ण में पाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, ये भी क्वेश्चन हम आपको कई बार करवाए हैं कि मनुष्य यानी कि पुरुष में, यहां पर देखिए बात हो रही है पुरुष की, ध्यान रखिएगा, ये पुरुष ध्यान रखिएगा, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है दोस्तों वो कितनी है। जी हाँ, इसके आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो 44 प्लस XY। आपके ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हो। ठीक है, तो मनुष्य दोस्तों इनके पुरुष में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 44 प्लस XY होती है। बहुत लोग जल्दी जल्दी में ये लगा देते हैं, ये आपके राइट आंसर नहीं। क्रोमोसोम की संख्या कितनी है दोस्तों पुरुष की 44 प्लस XY। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी है। सिर्फ गुणसूत्रों की संख्या नहीं, मनुष्य की नहीं, मतलब एक सामान्य मनुष्य की अगर बात करेगा तो दोस्तों वहां पर आपको लगाना है 46। ठीक है, और अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछ दे कि गुणसूत्रों की जोड़ी कितनी है, तब आपको वहां पर लगाना 23, क्योंकि एक जोड़ी बराबर कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है सामान्य मनुष्य में, तो दोस्तों वो है 46, और अगर पूछ दे जोड़ियों की संख्या कितनी है तो 23। लेकिन अगर आपको पूछ दे कि मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तब दोस्तों आपको राइट आंसर जो लगाना है वो है 44 प्लस XY। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गेंडा अभयारण्य जो है वो किस राज्य में अवस्थित है। असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो बिल्कुल दोस्तों इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है असम। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि गेंडा अभयारण्य जो किस देश में है, तो हम लोग तो जानते हैं असम भारत में है, तो भारत में हो जाएगा। कभी कभी आपको दोस्तों जिला के बारे में भी पूछ देगा, तो आपको वहां पर क्या लगाना है, गोलाघाट। क्या लगाना है, गोलाघाट। ठीक है, तो असम में एक जिला है जिसका नाम है गोलाघाट। वहीं पे दोस्तों ये आपका जो है गेंडा अभयारण्य राज्य यानी कि ये जो है अवस्थित है। ठीक है, तो आपको सिर्फ असम के बारे में यहाँ पर पूछा, राज्य के बारे में, तो आपको राइट आंसर असम लगाना है। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट है। आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है, साइटोसिन एवं थाइमिन, या फिर एडेनिन एवं गुआनिन, या फिर साइटोसिन एवं यूरेसिल, या फिर थाइमिन एवं यूरेसिल। तो देखिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल इसके आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है साइटोसिन एवं यूरासिल। राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आरएनए के पायरिमिडीन में जो पाया जाता है वो साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ट्रिपल एंटीजन टीका का जो उपयोग है वो किसके लिए नहीं होता है, डिप्थेरिया के, पार्टयूसिस के, या फिर टाइफाइड के, या फिर टेटनस के। 23 का बिल्कुल आपके राइट आंसर आएंगे दोस्तों वो है टाइफाइड के लिए। ठीक है, तो ये ट्रिपल एंटीजन जो टीका है वो किसके लिए उपयोग नहीं होता है, वो होता है यानी कि वो जो है टाइफाइड के लिए उपयोग नहीं होता है। बाकी हो गया टेटनस, और आपका हो गया पिट्यूसिस, एक हो गया डिप्थेरिया, ये सभी के लिए जो है उपयोग होता है। ठीक है, और पोलियो नामक जो टीका है दोस्तों वो किसके लिए उपयोग होता है, बिल्कुल वो पोलियो होने से पहले पोलियो का टीका लगाया जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि बीसीजी का जो टीका, बीसीजी, क्योंकि हमने आपको कल करवाया था, ये दोस्तों बीसीजी का टीका जो है वो किसके लिए होता है, तो दोस्तों बीसीजी का जो टीका जो प्रयोग होता है वो क्षय रोग के लिए। ध्यान रखना, क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग के लिए बीसीजी का प्रयोग होता है। और वहीं पे अगर बात करेंगे पोलियो का, तो दोस्तों पोलियो का जो बीमारी होता है उसके पहले जो यानी कि जानते हैं टीका किसको कहते हैं, वैक्सीन किसको कहते हैं। टीका का मतलब वैक्सीन, जैसे कि कोरोना की बीमारी, वो नहीं होने से पहले यानी कि टीका जो है पहले लगाया जाता है। कोई की बीमारी से पहले अगर लगाया जाए कोई दवा, तो दोस्तों उसी को टीका बोलते हैं। जैसे कि पोलियो का टीका, बीसीजी का टीका, या फिर आप यहाँ पर टाइफाइड का टीका। ठीक है, तो यहाँ पर एंटीजन टीका, तो वही हम आपको बता रहे हैं कि बीसीजी का जो टीका होता है वो दोस्तों क्षय रोग के लिए होता है, यानी कि वो बीमारी होने से पहले। पोलियो का जो टीका होता है वो पोलियो बीमारी के लिए होता है। ठीक है, वहीं पे आपको क्वेश्चन पूछा कि ये जो ट्रिपल एंटीजन जो टीका है वो किसके लिए उपयोग नहीं होता है, तो बिल्कुल वो टाइफाइड के लिए नहीं होता है। बाकी डिप्थेरिया हो गया, पिट्यूसिस हो गया, और एक आपका टेटनस हो गया, ये सभी के लिए होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन यानी कि CH4, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा। तीसरा ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। कभी कभी ऑप्शन में आपको इस तरीके से भी देगा, मीथेन ना देकर के आपको क्या दे देगा, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना देकर आपको क्या दे देगा, CFC। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड ना देकर आपको क्या देगा, SO2, नाइट्रोजन ना देकर के आपको क्या दे देगा, N2। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस है यहाँ पर नहीं है पूछा है। जब भी आपको दोस्तों नहीं है पूछे तो हम लोग जानते हैं बिल्कुल आपके जो नाइट्रोजन है वो जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए है, चिड़िया के लिए, बाघों के लिए, गेंडा के लिए, या फिर घड़ियाल के लिए। 25 के दोस्तों आपके राइट आंसर जाएंगे, बहुत बढ़िया। इसके राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो है बाघों के लिए। ठीक है, ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
उद्यान यानी कि जो नेशनल उद्यान है ये दोस्तों किसके लिए फेमस है? बाघों के लिए। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? मैं सही से ही पढ़ता हूं, आप सिर्फ ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएंगी और आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? यानी कि आहार श्रृंखला का यहाँ पर क्रम पूछ रहा है आपको, यानी कि चैन पूछ रहा है, एक ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। 26 का दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके सबसे पहले घास हो जाएंगे। घास को बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है। अगर आप पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो घास को तो गेहूं कभी नहीं खाता है, ठीक है। घास गेहूं ये तो दोनों एक ही चीज है। आम ये भी एक ही चीज है। बकरी को गाय तो कभी बकरी को नहीं खाता है, और बकरी को कभी घास खाता है क्या? उल्टा तो नहीं होता है। घास मछली और बकरी ये भी आपका बिल्कुल उल्टा है। घास को मछली, मछली को बकरी, बकरी मछली कब से खाने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर आहार श्रृंखला जो सही क्रम है यहाँ पर सही है पूछा है, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका सबसे पहले घास को बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है। देखिए बायोलॉजी में दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो बहुत ही लो लेवल का पूछता है, मतलब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी प्रश्न का आंसर जो आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर आपको पूछ रहा है, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। इसके जो 27 की दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है आपके सुगर प्लस फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? सुगर प्लस फॉस्फेट। ऑप्शन आपके बी न्यूक्लियोसाइड का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल इसी तरह पूछता है, कभी भी आपको सूत्र जो है नहीं पूछेगा कि चीनी का सूत्र, शुगर का सूत्र क्या होता है, फॉस्फेट का क्या होता है, कभी भी आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो सुगर प्लस फॉस्फेट है। हाँ, केमिस्ट्री में फिर आपको पूछ सकता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, गैमेट निर्माण को कहते हैं। दोस्तों फटाफट आप लोग बताएंगे ये जो गैमेट निर्माण है उसको क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस या फिर साइटोकाइनेसिस या फिर स्पोरोजेनेसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। 28 का दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो गैमेट निर्माण को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ध्यान रखना। गैमेट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। 28 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। देखिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि आप पर रेस्ट्रिक्शन लग गया, रेस्ट्रिक्शन ये एंजाइम कौन सा है? फटाफट आप लोग देंगे। एक्सोन्यूक्लियस या फिर एंडोन्यूक्लियस या फिर लाइगेज या फिर पॉलीमरेज। 29 की दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो वो आपके हो जाएंगे एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या है? एंडोन्यूक्लियस है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, फिर से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। यहाँ पर पूछ रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। अभी हम लोगों ने देखा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल आपके बाघों के लिए। ध्यान रखिएगा ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान नहीं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए क्या प्रदान की जाती है? फ्लोरा की, फाउना की, पारिस्थितिकी तंत्र की यानी कि इकोसिस्टम की, या फिर ए और बी दोनों की। 30 की दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है फ्लोरा की और फाउना की, यानी कि ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है ये दोनों की, यानी कि फ्लोरा की भी और फाउना की भी। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? उत्पादक से, शाकाहारी से, मांसाहारी से, कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग जवाब देंगे कि ये जो द्वितीयक उत्पादकता है वो किससे संबंधित है? फटाफट। जी हाँ, 31 के दोस्तों आपके जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे वो है दोस्तों शाकाहारी, ठीक है। ये जो द्वितीयक उत्पादकता है दोस्तों वो किससे संबंधित है? बिल्कुल आपके वो शाकाहारी से संबंधित है। 31 के राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, यानी कि ये जो पास्चुराइजेशन होता है उसमें हम लोग क्या गर्म करते हैं? केवल दूध को गर्म करते हैं या फिर कोई भी तरल पदार्थ जो कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में गर्म होता है उसको करते हैं, या फिर किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर डी आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये जो पास्चुराइजेशन है इसमें हम लोग क्या गर्म करते हैं? इसके दोस्तों आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे वो है आपके केवल दूध को। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कितना लग रहा है कि हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। ये जो पास्चुराइजेशन होता है दोस्तों इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ दूध को, मिल्क को गर्म करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परागभित्ति होती है, 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है सभी, ठीक है। परागभित्ति क्या होती है दोस्तों? एक स्तरीय होती है, द्विस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है, बहुस्तरीय होती है, त्रिसलन। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो परागभित्ति है वो क्या होती है? 33 की दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपको जाएंगे वो है आपके ट्रिप्लोइड, यानी कि त्रिस्तरीय, ठीक है। ये जो परागभित्ति होती है वो आपके त्रिस्तरीय होती है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से, पेट से, थाइमस से, यकृत से। तो क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट है। ये जो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है दोस्तों वो किससे उत्पन्न होता है? इसके जो आपके राइट आंसर की बात करें तो वो आपके हो जाएंगे अस्थि मज्जा से। ऑप्शन आपके ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है वो आपके अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, ई कोराई ये जो एंजाइम का स्रोत है
यानी कि ये जो एंजाइम है वो कहां से मिलता है, इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है। ठीक है, 35 की दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है ई कोलाई। ठीक है, तो ई कोलाई दोस्तों एंजाइम का जो स्रोत है वो आपके ई कोलाई स्रोत है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं। देखिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं, ड्रोसेरा, नेपेंथिस, ए और बी दोनों या फिर हाइड्रिला। तो आपको अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कीटभक्षी के बारे में तो दोस्तों 36 का जो आपको राइट आंसर लगाना है वो है आपके ए और बी दोनों, यानी कि ड्रोसेरा और नेपेंथिस। ठीक है, तो दोस्तों कौन यहाँ पर कीटभक्षी पौधे हैं, आपके ड्रोसेरा हो गया और नेपेंथिस हो गया, ये दोनों क्या है दोस्तों कीटभक्षी पौधे हैं, कीटभक्षी। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। देखिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, मुर्गी, सांप या फिर ए और बी दोनों या फिर केचुआ। तो हमने आपको ये क्वेश्चन, यानी कि आप लोग तो 10th में भी पढ़े हैं, लेकिन हमने भी आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है, तो आप लोग फटाफट जवाब देंगे। जी हाँ, 37 का दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो आपके सांप हो जाएंगे। बहुत लोग जो है केचुआ लगाएंगे दोस्तों, केचुआ जो है वो द्विलिंगी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना दोस्तों, ये जो केचुआ है आपका द्विलिंगी प्राणी है। द्विलिंगी प्राणी किसे कहते हैं, वैसे जीवों को जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं, उन्हीं को दोस्तों, यानी कि दोनों एक ही में पाए जाते हैं, नर और मादा का दोनों एक ही में पाए जाते हैं, उन्हीं को द्विलिंगी जीव कहा जाता है। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, एक तो आपका केचुआ है, आप लोग जानते हैं, अभी सीख लिए, एक आपका फीता कृमि, एक आपका जोक, एक आपका स्पंज, एक है तारा। तो ध्यान रखना, एक आपका हो गया फीता कृमि, ठीक है, एक आपका हो गया दोस्तों जोक, एक आपका हो गया दोस्तों स्पंज। ध्यान रखना, ये स्पंज, 1 सेकंड, सॉरी अगर मैं गलत दिखाऊं तो, एक स्पंज, तो स्पंज हो गया, जोक हो गया, फीता कृमि हो गया, केचुआ आ गया, ये सभी दोस्तों आपके क्या है। और मछली भी ध्यान रखना, तारा मछली, स्टार फिश जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, स्टार फिश यानी कि तारा मछली, तारा मछली, मुझे अभी ध्यान आ गया। तो आपका तारा मछली हो गया, स्पंज हो गया, फीता कृमि हो गया और केंचुआ हो गया, ये सभी द्विलिंगी है। और बात हो रही है अगर उभयलिंगी की तो दोस्तों आपका जो सांप है यानी कि स्नेक जो है वो क्या है, उभयलिंगी है। तो 37 के आपके राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएंगे। दोस्तों जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। एक वीडियो बनाने में दोस्तों काफी मेहनत लगती है, आप लोग जैसे कि जानते हैं, और आप लोग शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग नहीं शेयर करेंगे तो कौन करेगा। प्लीज आप लोग शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां भी आप लोग को हो सके, जहां भी आप हो सके प्लीज शेयर जरूर करें। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, क्लोरेला निम्न में से क्या है, शैवाल है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है या फिर एकल कोशिका प्रोटीन है। तो बात हो रही है यहाँ पर क्लोरेला की, और हम लोग जानते हैं क्लोरेला जो है वो निम्न में से दोस्तों क्या है, जी हाँ, वो आपके हो जाएंगे शैवाल। ऑप्शन आपके ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लोरेला जो है वो क्या है, शैवाल है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे। देखिए क्राइजीन बाल कृमि में से किस फसल को बचाता है। देखिए क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है, कपास, चाय, आम, गेहूं। 39 की दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है कपास। ठीक है, ये जो क्राइजीन है दोस्तों वो बाल कृमि से किस फसल को बचाता है, तो क्राइजीन जो है वो कपास को बचाता है, किससे, बाल कृमि से। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस होते हैं। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है, एडेनिन तथा साइटोसिन या फिर साइटोसिन और थाइमिन या फिर एडेनिन और गुआनिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 40 की दोस्तों आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपके एडेनिन और गुआनिन। ऑप्शन आपके सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो डीएनए में दोस्तों वो क्या क्या होते हैं, एडेनिन भी होते हैं और गुआनिन भी होते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, कैंसर किस कारण से होता है, जीवाणु के द्वारा, ऑन्कोजिन के द्वारा या फिर ए और बी दोनों, यानी कि जीवाणु और ऑन्कोजिन दोनों के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कैंसर जो होता है वो किसके द्वारा होता है, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है ऑन्कोजिन के द्वारा। ऑप्शन आपके बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, कैंसर जो है दोस्तों वो ऑन्कोजिन के द्वारा होता है, किसके द्वारा, ऑन्कोजिन के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन या फिर ए और बी दोनों। तो बात हो रही है यहाँ पर सूक्ष्म प्रजनन की, तो हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म प्रजनन में दोस्तों एक चीज आपका मतलब कि संभव है वो है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो बात अगर पूछेगी आपको कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपके 43, किस फल में बीज चोल खाया जाता है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताएंगे फटाफट कि कौन सा फल है जिसमें बीज चोल जो है दोस्तों वो खाया जाता है। जी हाँ, 43 की दोस्तों राइट आंसर की बात करते हैं बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है लीची। ध्यान रखना, लीची जो है उसमें दोस्तों यानी कि वो ऐसा फल है जिसमें बीज चोल को खाया जाता है। कौन सा फल, लीची। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन 43 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 44, SO2 प्रदूषण का सूचक है। अच्छा एक चीज आप लोग जानते हैं, आप लोग बीज चोल का मतलब जानते हैं, बीज चोल का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान है,
लीची के ऊपर एक सफेद नुमा जो परत होती है उसी को बीजजोल बोला जाता है, ठीक है। और उसका काम क्या होता है कि जो बीज है उसको नष्ट होने से बचाता है। अगर आप लोग साइड में डिफरेंसेस समझेंगे तो बीजों के ऊपर एक जो है खोलनुमा परत होती है, एक खोलनुमा परत या फिर बोल सकते हैं कि ढकानुमा एक परत होती है, इसी को दोस्तों बीजावरण या फिर बीजजोल। तो कभी कभी अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि कौन से फल में बीजारोपण, ध्यान रखिएगा, सॉरी बीजावरण, सॉरी फॉर दैट, बीजावरण मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए बीजारोपण, बीजावरण, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि किस फल में बीजावरण खाया जाता है, बीजावरण खाया जाता है, तो भी दोस्तों वहां पर आपको राइट आंसर जो लगाना है वो आपको लीची ही लगाना है। या फिर कभी कभी, वैसे तो क्वेश्चन में आपको हमेशा बीज चोल ही पूछता है, बीज चोल ही, ठीक है, यही पूछेगा। लेकिन अगर पूछ दे इन केस, ठीक है, तो बीज चोल का मतलब आपको समझ में आ गया कि बीजों के ऊपर एक खोलनुमा परत होती है, इसी को दोस्तों बीज चोल कहते हैं। और ये बीज का जो है सुरक्षा कवच होता है जो कि उसे जल्द से नष्ट होने के लिए नहीं देता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, SO2 प्रदूषण का सूचक है, लाइकेन है, शैवाल है, या फिर कवक है, या फिर इनमें से सभी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात हो रही है SO2 प्रदूषण का सूचक का, ठीक है। तो ध्यान देंगे, सही से आंसर आप लोग लगाएंगे, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों 44 के जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे लाइकेन, ठीक है। तो SO2 प्रदूषण का जो दोस्तों सूचक है वो क्या है, लाइकेन है। राइट आंसर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, शहद का निर्माण कौन करती है, नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी, या फिर ए और बी दोनों। हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है कार्यकर्ता मधुमक्खी, ठीक है। तो शहद का जो निर्माण है दोस्तों वो कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। बाकी रानी मधुमक्खी जो है वो क्या करती है, पहरेदारी करती है, इधर उधर देखभाल करती है, ठीक है, क्योंकि रानी है भाई, ठीक है। तो शहद का जो निर्माण है वो कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। यहां पर बात हो रही है मुर्गियों की, ठीक है। तो हैजा होती है, स्मट होती है, रानीखेत होती है, या फिर ए और बी दोनों होती है। बिल्कुल दोस्तों 46 का हैजा और स्मट, ये सभी बीमारी, हैजा किस हम लोग में होता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है रानीखेत। तो ध्यान रखिएगा रानीखेत, क्योंकि वो लोग खेत में जाके दाना चुगता है, इसलिए रानी उन लोगों को मारती है। इसलिए आप लोग जो ट्रिक जो है याद कर सकते हैं कि मुर्गियों में जो है रानीखेत बीमारी होती है, ठीक है। तो कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, वो है रानीखेत। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इडली एवं डोसा को आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। यानी कि इडली एवं डोसा का जो आटा है वो किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है, जीवाणु सूक्ष्मजीव, लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव, या फिर विषाणु, या फिर यीस्ट। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन 47 का आंसर देंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसके जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है यीस्ट, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि इडली एवं डोसा का जो आटा है वो किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो दोस्तों वो जो है यीस्ट सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एगारोज किससे प्राप्त होता है। यहाँ पर बात हो रही है एगारोज का। तो हम लोग जानते हैं कि एगारोज जो है दोस्तों वो आपके जो प्राप्त होता है वो आपके समुद्री घास से प्राप्त होता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे, ठीक है। ये जो एगारोज है दोस्तों वो आपके समुद्री घास से प्राप्त होता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, ओपेरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। वीवीआई क्वेश्चन है, हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है। वाटसन तथा क्रिक ने, या फिर नीरेनबर्ग ने, या फिर जैकब तथा मेनोड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे ये जो ओपेरन मॉडल है वो किसने प्रस्तावित किया था। 49 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके ऑप्शन सी, जैकब तथा मोनार्ड ने। ध्यान रखिएगा ओपेरन मॉडल जो है वो जैकब तथा मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, इसी ने जो है प्रोड्यूस किया था। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, बायोगैस में होता है। हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया है, क्वेश्चन 50। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बायोगैस में क्या होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, यानी कि CH4 होता है। जी हाँ, सभी होता है। तो बायोगैस में जो है इनमें से सभी 50 का राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, ये सभी होता है, ठीक है। तो बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, ये सभी पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होते हैं, लैप्टोनिन, साइटोकाइनेसिस, पैकिटोटिन, या फिर डाइकाइनेसिस। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। बिल्कुल 51 के दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपके पैकेटिन, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, वो आपके दोस्तों पैकेटिन में होता है। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपके 52 हो जाएंगे। पीसीआर से किसकी जांच होती है, HIV की, क्षय रोग की, हैजा का, कैंसर का। तो दोस्तों ये जो पीसीआर है इससे किसकी जांच होती है, हम लोग जानते हैं, बिल्कुल इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, वो है आपके कैंसर का, ठीक है। तो दोस्तों पीसीआर से जो है कैंसर का जांच होती है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, जो कि काफी इंपोर्टेंट है,
प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी जीव पादप कोशिका जो होती है उससे पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं, सोमा क्लोनल कहते हैं, टोटी पोटेंसी कहते हैं, या फिर इनमें से सभी। तो 53 की दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है इनमें से सभी। हमने आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया भी है चैप्टर 1 में आपकी क्लोनिंग के बारे में कि क्लोनिंग कैसे होता है। क्लोनिंग का मतलब सिंपली हो गया कि रूप दोस्तों पूरा सेम होता है, बस आकृति में छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसी को क्लोनिंग कहते हैं। और भी अच्छे से समझने के लिए आप चैप्टर 1 को देख लीजिएगा, तनु क्लासेस सर्च कीजिएगा, बायोलॉजी चैप्टर 1 बाय तनु क्लासेस। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54, आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की जो सूत्र गुणता होती है वो क्या है? आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की यानी कि क्रोमोसोम की जो सूत्र गुणता है वो क्या है? n है, 2n है, 3n है, या फिर d यानी कि a और c दोनों, यानी कि n और 3n दोनों। 54 की दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपके 54 के जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके 3n, ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, तो आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूणकोश में जो गुणसूत्रों की सूत्र गुणता होती है वो 3n होती है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, या फिर ए और बी दोनों, या फिर आंतरिक निषेचन? तो फटाफट आप लोग बताएंगे कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब वो क्या कहलाता है? बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, तो जब भी एकल जनन के द्वारा होती है, जी हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों वो है अलैंगिक जनन। ठीक है, बहुत बच्चे जो है मैं सी बोला तो सबको सी लगा रहे थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर है, जब भी संतति की उत्पत्ति दोस्तों एकल जनक के द्वारा होगी तब दोस्तों इसे जो है अलैंगिक जनन कहा जाएगा। ठीक है, तो 55 की जो राइट आंसर है वो आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अलैंगिक जनन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि मानव युग्मकों में, यहाँ पर युग्मकों की बात हो रही है, पहले ही क्वेश्चन में आंसर दे दिया है। इसमें जो है दोस्तों गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? 56 की दोस्तों राइट आंसर की अगर बात करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए मानव युग्मकों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों वो आपके 46 होती है। वहीं पे अगर जोड़ी की बात की जाए कि कितनी जोड़ी होती है तब आपको 23 लगाना है। ठीक है, वहीं पे अगर पुरुष की बात करें कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो हम लोगों ने अभी देखा कि 44 प्लस XY, ये जो है x और y जो है हमेशा कैपिटल में होता है, ये जो है आपके पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57, ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का संश्लेषण, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन, जीन का फंक्शन? तो फटाफट आप लोग बताएंगे ये जो ऑपरेंट मॉडल है वो क्या प्रदर्शित, क्या प्रोड्यूस, क्या प्रपोज करता है? 57 के दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल वो है जीन का रेगुलेशन। ठीक है, तो ऑपरेंट मॉडल जो है दोस्तों वो आपके जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शन करता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसका पुष्पाशन खाया जाता है? देखिए किसका पुष्पाशन खाया जाता है, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, कुछ ही दिन पहले करवाया है, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे वो है सेब। जी हाँ, तो इनमें में से किसका पुष्पाशन खाया जाता है? तो दोस्तों सेब का जो है पुष्पाशन को खाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? टीएमबी का, बैक्टीरियोज फाज का, या फिर ए और बी दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात हो रही है यहाँ पे डीएनए का, तो आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे ये जो है किसके आनुवंशिक पदार्थ है। 59 के दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल हो जाएंगे वो है टीएमबी और बैक्टीरियोफाज, यानी कि आपके ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, आप लोग इसी तरीके से और मेहनत कीजिए और लगन से मेहनत कीजिए दोस्तों, जितना आप पसीना बहाएंगे उतना दोस्तों आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, उतना रिजल्ट, इसका रिजल्ट आपको, आप जो है एक कलम जो है दोस्तों, यानी कि एक पढ़ाई ऐसी चीज है जो कि कभी वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है, तो आप जो पढ़ रहे हैं ये आपको कहीं ना कहीं काम देगा, बस अभी भी पढ़िए, अभी आपको पता नहीं लगेगा, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप कोई काम करने लगोगे तब आपको इस चीज का मालूम पड़ेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किस तरीके से होता है? यानी कि इकोसिस्टम में जो आहार श्रृंखला का जो ऊर्जा का, एनर्जी का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है? एक दिशीय होता है, या फिर द्विदिशीय होता है, या फिर बहुदिशीय होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? 60 की दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपको जाएंगे वो है एक दिशीय। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह की बात होगी तो दोस्तों वो जो है एक दिशीय होती है। 60 की राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? अजोटोबैक्टर, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, अजोला, क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसकी जो राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस ये आपके राइट आंसर आएंगे। ये जो है क्या है?
जैविक खाद नहीं है। बाकी आपके हो जाएंगे अजोटोबैक्टर, अजोला, उसके बाद आपका हो गया क्लास्ट्रीडियम, ये सभी क्या है, एक जैविक खाद है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी आपके जैविक खाद है। और बैसिलस थुरिनजिएंसिस जो है वो खाद नहीं है। 61 के राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 62, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। अभी हमने आपको बताया कि क्षय रोग का जो दोस्तों संक्रमण है वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा, हवा के द्वारा, कीट के द्वारा, संपर्क के द्वारा। 62 की दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपको हो जाएंगे वो है जल के द्वारा। जी हाँ, और क्षय रोग होने से पहले कौन सा टीका लगाया जाता है, अभी हमने आपको बताया बीसीजी का टीका। ठीक है, तो 62 के जो राइट आंसर है आपके हो जाएंगे क्षय रोग का जो संक्रमण है वो मुख्यतः खास तौर पर जल के द्वारा यानी कि H2O के द्वारा होता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, उत्पाद, जीव, माध्यम या फिर इनमें से सभी। 63 की दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो उत्पाद। ठीक है, तो जैव रिएक्टर अनुकूलम परिस्थिति में जैव उत्पाद निर्माण करता है, यानी कि क्या उत्पाद, यानी कि उत्पाद का जो है निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। बताएंगे कि निम्न में से कौन ऐसा है जो कि विषाणु से नहीं होती है, यानी कि विषाणु जनित रोग नहीं है। 64 के दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है डिप्थेरिया। बाकी आपका हो गया मम्पस, एक हो गया इन्फ्लुएंजा, एक आपका मिजिल्स, ये सभी दोस्तों विषाणु से होने वाली बीमारी है। बाकी आपको जो डिप्थेरिया है वो जो है विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। तो 64 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्यिकी पालन, कार्बनिक खेती। तो क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। 65 की दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है कार्बनिक खेती। ठीक है, तो कार्बनिक खेती जो है दोस्तों वो आपके पशुपालन में नहीं है। बाकी क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पशुपालन की, तो पशुपालन में कुक्कुट पालन हो जाएगा, मत्स्यिकी पालन हो जाएगा, मधुमक्खी पालन हो जाएगा और कार्बनिक खेती हो गया। ये तो आपके खेती कैटेगरी में चले गया। ठीक है, तो 65 के राइट आंसर क्या हो जाएंगे, नहीं है की बात हो रही तो आपके यहाँ हो जाएंगे कार्बनिक खेती। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी से किसका नहीं है, लुई पास्चर का, जेडी वाटसन का, स्टेफेन हिल्स का या फिर रॉबर्ट कॉक का। ठीक है, तो दोस्तों किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, तो इसकी अगर राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है दोस्तों जेडी वाटसन। ऑप्शन आपके बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 66 का। ठीक है, तो ये जो है माइक्रोबायोलॉजी से संबंध नहीं है, कौन, जेडी वाटसन। बाकी लुई पास्चर, स्टेफेन हेल्स और रॉबर्ट कॉक ये जो है माइक्रोबायोलॉजी से संबंध रखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 67 जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीकोडोन्स किसमें पाया जाता है। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो एंटीकोडोन्स है वो किसमें पाया जाता है, एमआरएनए में, टीआरएनए में, आरएनए में या फिर इनमें से कोई नहीं। 67 की दोस्तों आपके राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है टीआरएनए में, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। ठीक है, तो एंटीकोडोन्स किसमें पाया जाता है, बिल्कुल टीआरएनए में पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है पूछ रहा है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68, मेंडल ने प्रस्तावित किया था। बहुत ही आसान और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। संलग्नता का नियम या फिर आनुवंशिकता का नियम या फिर दोनों का नियम। तो मेंडल जो प्रतिपादित जो किया था वो क्या था दोस्तों, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है आनुवंशिकता का नियम। ऑप्शन आपके 68 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। ये जो पृथक्करण का सिद्धांत है उसको और एक नाम से जानते हैं, वो क्या है, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, इनमें से कोई नहीं। 69 की दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपको जाएंगे वह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ऑप्शन आपके बी 69 का राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे आपके 70 जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नई प्रजातियों के निर्माण का जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है, प्रतियोगिता है, उत्परिवर्तन है, विलगन है या फिर निरंतर विविधता है। 70 की दोस्तों आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे वो है उत्परिवर्तन। ठीक है, तो नई प्रजातियों के निर्माण का जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है दोस्तों, वो आपके उत्परिवर्तन हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की सीरीज में हम लोगों ने 70 क्वेश्चन किया, इसमें से जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं बना होगा प्लीज उसको आप लोग अभी स्क्रीनशॉट लिए होंगे। ठीक है, तो उसको प्लीज अभी वीडियो खत्म होने के बाद रिवाइज कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको फायदा होगा। और हम लोग रोज 4 बजे क्लास करते हैं, आप उस सभी टाइम पे जुड़ना है, अपने सभी दोस्तों को आपको शेयर करना है दोस्तों, क्योंकि आप लोग ही शेयर करेंगे, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है। बाकी आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे, हम लोग भी उतना अच्छा से अच्छा, उतना जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाएंगे। क्योंकि दोस्तों समय जो है वो काफी कम है, बस आप दिन के हिसाब से आपके टाइम कट रहा है। पहले आप कैसे जुड़ते थे कि 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, लेकिन अब आपके दोस्तों 20 दिन है, 21 दिन है, 18 दिन है, 17 दिन है, इस तरीके से दिन के हिसाब से कटेगा। और बहुत लोगों के मन में ये डाउट है कि सर एग्जाम होगा या नहीं
नहीं होगा। देखिए अभी जो है बिहार बोर्ड जो है पिछले बार इतना कंडीशन खराब था, तब भी बिहार बोर्ड ने एग्जाम लिया, ठीक है। तो इस बार भी दोस्तों 100% यानी 100% तो नहीं, लेकिन तब पर भी 99% कह सकते कि एग्जाम जो है वो आपका होगा। लेकिन इनकेस अगर स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है तो हो सकता है कि ना हो, लेकिन ये हो सकता है। तो देखिए नॉलेज जो है वो कभी बर्बाद नहीं जाती है। नॉलेज अगर रहेगा तभी आप जो है पार्ट 1 में जब एडमिशन लोगे, पार्ट 2 में जब आप जाओगे, उस तरह के जाओगे, तो ये नॉलेज आपको काम देगा, ठीक है। तो आप लोग को पढ़ना है, बाकी एग्जाम ले या ना ले उससे क्या दिक्कत है। और एग्जाम लेगा तो और अच्छी बात है। तभी तो आप लोग को, जो बच्चे मेहनत करते हैं, जैसे आप लोग मेहनत करते हैं, तो आप लोग को अगर आपके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। अब मान लेते हैं एग्जाम नहीं लिया तो आपका रिजल्ट कैसे देगा? या तो सेंटर एग्जाम को देख करके देगा, या फिर मनमर्जी कुछ से कुछ दे देगा। तो जो बच्चा मेहनत करते हैं उसको तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो प्लीज आप लोग मेहनत कीजिए और आप लोग ही उस समय कहेंगे कि नहीं एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे अभी तक लाइक नहीं किए तो, और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी इस वीडियो का आनंद उठा पाए, वो उसको भी ये वीडियो देख करके मजा आए। थैंक यू सो मच। जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से पढ़ाई जाती है। थैंक यू सो मच।